बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर 9 अपने आज इसका डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो इसमें देखो अपने क्या है कि जो पिछला अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दो, एक तो पहले केंद्र पर निकाला था और एक अक्ष पर। तो ये पूरे दो टॉपिक एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं और वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके कारण दो बिंदुओं पर अपने ज्ञात किए हैं, ठीक है। तो अब उसी के आधार पर अपने क्या है, कल एक फॉर्मूला निकाला था अक्ष पर और मैंने कहा था ये सामान्य फॉर्मूला है। सामान्य का मतलब क्या होता है, उसी से आप केंद्र का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। निकाला था ना इस फॉर्मूले में, जब अपने x बराबर 0 रखा था तो धारावाही कुंडली के क्या आया था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया था। समझ आई बात, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब अपने को क्या करना होगा, इसके लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसी सूत्र से अपने क्या किया था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो ये सामान्य सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र का, किसके लिए, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो जो ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, बिटवीन बी एंड एक्स, यानी बी और एक्स के बीच ग्राफ बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो राशियां चेंज होने वाली है वो एक्स ही है, इधर एन फिक्स रहता है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है जो कुंडली की त्रिज्या है, तो एक्स का मान बदलता रहेगा, ठीक है। तो अपने को क्या है कि सबसे पहले ये देखना होगा कि ग्राफ अपना स्टार्ट कहां से होगा और खत्म कहां पर होगा। तो अब देखो ये वाला जो b का मान है ये अधिकतम तब होगा जब x का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि x बटे में आ रहा है, चाहे इसके प्लस में कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्लस में होने के कारण जब x का मान कुछ ना कुछ आएगा तो वो जुड़ेगा और नीचे वाली वैल्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा इससे, ठीक है। तो बढ़ेगा, तो जब ये क्या है, इसका मान बढ़ेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो b का मान घटेगा। तो x का जो न्यूनतम मान है, यानी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो b का मान होगा वो अपने निकाला भी था कल, और वो आया था म्यू नॉट एन आई और अपॉन में 2r। और ये बिंदु कौन सा आया था, कुंडली के केंद्र वाला बिंदु आया था। क्योंकि आप x दूरी देखो, जो कल अपने फॉर्मूला किया था उसमें x दूरी थी क्या, जो सेंटर से लेकर और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वो बिंदु जब अब आई सेंटर पे गया तो तब आपका चुंबकीय क्षेत्र सेंटर वाला होगा, ठीक है। तो आप इसको बी केंद्र भी लिख सकते हो, बी केंद्र वाला, ठीक है। और दूसरा, x का मान अधिकतम कितना हो कि b का मान क्या हो जाए, न्यूनतम। तो x बराबर अनंत पर जब x का मान अनंत होगा तब आपका b क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है मैक्सिमम मान इसका और ये है मिनिमम मान। समझ आई बात। तो अब देखो जो आपका ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा। ग्राफ आपका ये क्या है, यहाँ पे x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये यहाँ पर x का मान आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा इस अक्ष पर, ठीक है। तो b का अधिकतम मान जब x आपका 0 है, तो x देखो यहाँ पर ये क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु की सीध में अगर मैं यहाँ पर लूं तो यहाँ आपके पास x का मान तो 0 है, यहाँ पे इस पूरी लाइन पे 0 होता है x का मान। और ये क्या है, b केंद्र वाला मान है, यहाँ पे b केंद्र जिसका मान आ रहा है म्यू नॉट एन आई और अपॉन में 2r। अब इसके बाद क्या है, जो आपका ग्राफ है अनंत पर जाकर 0 हो जाता है b का मान, ठीक है। तो अब आपका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आएगा, नीचे ऐसे नीचे आएगा और आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा सीधा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक बार तो मुड़ता है ग्राफ, बाद में लगभग सीधी रेखा की तरह इधर हो जाता है। समझ आई बात। अब एक चीज और है कि अगर अपने इस x की जगह आप क्या है, x बराबर जो आप वैल्यू है वो क्या रख रहे हो, x बराबर आपने यहां पर तो 0 रखा, यहां पर अनंत रखा, उसके बीच में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, x बराबर r की फॉर्म में भी रखते हो। और मान लो कि ये r बटा 2 वाला बिंदु है, यहां पर r बटा 2 वाला बिंदु है ये वाला, ठीक है। यहां पर x का मान कितना है, r बटा 2 है, और ये r बटा 2 वाली वैल्यू अपने निकाली भी थी,
कल जो 4/5 √5 अंडर एन आई और अपॉन में आर जो सूत्र आया था, तो वो 5 √5 वाला, तो यहाँ पर जो है बी का मान आपके पास ये वाला है। अब एक चीज और कि अगर इस x बराबर r/2 की जगह में यहाँ पर -r/2 रख दूं, तो देखो x बराबर -r/2 रखने पर जो x स्क्वेयर होगा वो फिर से r²/4 बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर फिर प्लस होता है। मतलब कि जो अपना ग्राफ है दोनों तरफ जाएगा, चाहे आप x का मान r/2 रखो या -r/2 रखो, वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि x का स्क्वायर होने पर जो नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो वो वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव बनती जाएगी। मान लो x बराबर आपने यहाँ पे रखा r/3, तो x बराबर -r/3 रखने पर भी क्या आएगा, r²/9 आएगा एक्स स्क्वायर का मान। तो जो आपका ग्राफ है वो जितना पॉजिटिव में जा रहा है बिल्कुल उतना ही क्या आ जाएगा, ऐसे नेगेटिव में भी जाएगा बच्चों, ठीक है ना, नेगेटिव में भी जाएगा। और इधर जो आपका है ये भी x है, ठीक है, और बिल्कुल इस बिंदु की सीध में यहाँ पर ये वाला जो बिंदु आएगा, ये वाला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, x बराबर ये जो दूरी होगी ये होगी -r/2। b का मान तो पॉजिटिव ही है क्योंकि दोनों में y अक्ष कॉमन आ रहा है, लेकिन x अक्ष का मान अलग अलग है। इधर तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी और इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। समझ आई बात। और ये वाले जो बिंदु है ये x बराबर आपके -r/2 है और इधर x बराबर क्या है, +r/2 वाला बिंदु है, ठीक है। समझ आई इतनी बात। तो ग्राफ आपको समझ आ गया भी दोनों तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या है दोनों नेगेटिव, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो उतनी, चाहे पॉजिटिव रखो, आपके मान उतने ही आ रहे हैं। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि एक चीज दे रखी है बुक वालों ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन्होंने एक बात बोली है, ये कहते कि x जब आपका <r/2 है तो इसकी वक्रता धनात्मक है। आप जब ग्राफ वाले पॉइंट पढ़ोगे ना बुक में इस टॉपिक को, तो उसमें ये दे रखा है। और x बराबर जब >r/2 है तो वक्रता ग्राफ की ऋणात्मक है। वक्रता क्या है, ऋणात्मक है। तो वक्रता क्या होता है, मुड़ना ग्राफ का, ठीक है। तो जब आपका कोई भी ग्राफ है वो ज्यादा मुड़ता है तो वहां उसकी वक्रता क्या होती है, धनात्मक होती है। समझ आई बात। और जहां कम मुड़ता है वहां उसकी वक्रता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ आई बात। तो अब देखो जब आपका जो ग्राफ है यहां पर देखो इस बिंदु से लेके ये सेंटर वाला बिंदु है और इससे लेके यहां तक ग्राफ में मोड़ बहुत ज्यादा आ रहा है और इसके बाद ग्राफ लगभग आपका सीधा सा जा रहा है वैसे यहां पे जाके ऐसे, लेकिन इतना मोड़ आगे ग्राफ में कभी नहीं आ रहा। तो इसको आप वक्रता से समझ सकते हो। हालांकि उन्होंने ये भी वहां पे दिया हुआ है dB/dx बराबर नियत दिया हुआ है कांस्टेंट और d²b/dx² इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हालांकि ये जो गणित वाले जो बच्चे हैं वो इसको पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इस झंझट में आपको नहीं डालना चाहता भी ये होता क्या है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स 12वीं क्लास का टॉपिक है, तो तभी क्या है कि मैं तो सभी बच्चों को साथ लेके चलता हूँ। जो मैथ वाले हैं वो अपने मैथ में जब वक्रता पढ़ेंगे, वक्रता क्या होती है ग्राफों की, तो तब उनको ये चीज ज्यादा समझ आ जाएगी। और बायो वालों को क्या करना है, वैसे यही रट्टा लगाना है, याद करना है इसको भी वक्रता क्या होती है। आप, मैं सिंपल शब्दों में इस कारण कह रहा हूं, हालांकि हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं वो पूरा 100% सही ना हो, ठीक है, 100% सही ना कहे इसे, लेकिन अपने को समझ आना चाहिए, चाहे जिस मर्जी प्रकार से समझ आए, समझ आना चाहिए। तो वक्रता धनात्मक मतलब ग्राफ है वो मुड़ता ज्यादा है, मुड़ता ज्यादा है, इस कारण वक्रता धनात्मक है। और यहां पर मुड़ता कम है, ठीक है। यानी जब x <r/2 यानी x का मान r/2 से छोटा है, तो r/2 से छोटा तो यहां से लेके और यहां तक ही होगा ये वाला, ठीक है। तो यहां ग्राफ ज्यादा मुड़ रहा है और इसके बाद क्या है, ग्राफ कम मुड़ रहा है। तो ये इसका मान है, ये इसका मतलब है। ये वाली चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले याद रख सकते हो, वो अपने मैथ में जब टॉपिक पढ़ो तब याद रख लेना। इतनी सी बात है, क्योंकि कई बार आप बुक उठा लेते हो तो वहां कंफ्यूज हो जाते हो, तभी मैं सारे पॉइंट कवर कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और एक इन्होंने ये बात कही है कि वक्रता यहाँ पर क्या है, वक्रता के चिन्ह में परिवर्तन होने के कारण इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं।
यानी जो मान लो ये वाले बिंदु हैं, मान लो P और P डैश है, ठीक है। तो P और P डैश बिंदु हैं जो, यानी कि x बराबर माइनस आर बटा 2 और x बराबर प्लस आर बटा 2, ये दोनों बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। क्योंकि इस पर वक्रता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ग्राफ की, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड। समझ आई बात। तो आप क्या है, इन दोनों बिंदुओं का नति परिवर्तक बिंदु, बस इतना याद रख लो। देखो ग्राफ आपका क्या है, कैसे इसमें मान चेंज हो रहा है, और नति परिवर्तन बिंदु क्या है। अगर आपसे पूछ लें तो आप कहो कि जहां पर ग्राफ की वक्रता चेंज हो जाती है, या x बराबर आर बटा 2 दूरी वाला बिंदु। और दूसरी चीज ये कि इन दोनों बिंदुओं की जो मध्य की दूरी होती है वो r के बराबर होती है, क्योंकि आर बटा 2 इधर होगी और आर बटा 2 इधर होगी, तो दोनों टोटल कितनी होगी, r के बराबर होगी। ये इसमें दिया होगा। समझ आई बात। अब नेक्स्ट देखो, आपकी जो बुक है उसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, छोटे धारावाही लूप की विद्युत द्विध्रुव से तुलना, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं एक बार आपको नहीं करवा रहे, इसको टिक लगा लो आप, छोटे धारावाही लूप को। जो बुक का यानी हिंदी मीडियम की बुक का मेरे पास है जो, उसमें 145 नंबर पेज पर 7.5.3 टॉपिक है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आपको एक बार नहीं करवा रहा, क्योंकि ये 8वें चैप्टर में करवाऊंगा आपको, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, क्योंकि जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है वो 8वें चैप्टर का फॉर्मूला है, तो वो वहां पर आपको डिस्कस करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ एक बार देख लो, आप ग्राफ को समझना और इसको बना के देखा करो रफ कॉपी में, फिर ज्यादा समझ आता है। अब अपने नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों अपना क्या है, बहुत ही यानी आप कह सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने के काफी चांस रहते हैं यहाँ से। तो इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, ठीक है। तो ये क्या चीज होती हैं, तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या है, दो कुंडलियों का युग्म होता है, जोड़ा होता है, पेयर होता है एक, ठीक है। अब खासियत क्या होती है कि दो समाक्षीय है, दोनों के क्या होते हैं, जो अक्ष है वो सेम होते हैं कुंडलियों के, दोनों कुंडलियों के अक्ष क्या होते हैं, सेम होते हैं, और एक समान वृत्ताकार कुंडलियां होती हैं। एक समान वृत्ताकार मतलब बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होती हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का आकार सब कुछ एक जैसा होता है, बनी एक जैसी होती हैं। जैसे मान लो एक ही कंपनी के दो बल्ब ले आओ आप, तो वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा, यानी दोनों में आई धारा प्रवाहित हो रही होगी और समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और वह जिनके केंद्रों के मध्य दूरी त्रिज्याओं के क्या हो, समान हो। ये भी इसकी खासियत है कि इनके दोनों केंद्रों के मध्य जो दूरी होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्रों के मध्य दूरी, वो दोनों की त्रिज्याओं के समान हो। तो इस प्रकार की कुंडलियों के युग्म को हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। मान लो ये दो कुंडलियां, तो इसमें देखो समान दिशा में दोनों में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी समान दिशा में ऐसे, इसमें भी ऐसे, और दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी देखो आर बटा दो, ये टोटल आर है, इसकी त्रिज्या भी आर और इसकी त्रिज्या भी आर है। तो ये क्या है, इस प्रकार की व्यवस्था को अपनी हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कह देते हैं। अब हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का जो असली डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, या इधर आपके सामने फोटो के रूप में आ भी जाएगा, ठीक है। मैं डाल देता हूं नेट से फोटो जो रियल फोटो होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की, समझ आ गई, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां बनाते क्यों है अपने, उसके बारे में देखना है। अब देखो इसको बनाने का कारण क्या है, भी इस प्रकार कुंडलियां आपने दो व्यवस्थित कर दी, इस तरीके से समान धारा प्रवाहित कर दी, तो इसका फायदा क्या होगा, ठीक है। तो फायदा इसका ये होता है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का, कि इन दोनों कुंडलियों में आपको वैसे तो पता है कि कोई भी अगर मान लो जो आपकी कुंडली है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं तो क्या होता है, चेंज होता जाता है। समझ आई। यानी कि अगर मान लो कुंडली के नजदीक कोई बिंदु है तो उस पर अलग होगा, इस बिंदु पर अलग होगा, इस बिंदु पर अलग होगा। लेकिन हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के जो बीच का एरिया होता है, यानी ये वाला एरिया, तो यहां आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, चाहे वो इस कुंडली के नजदीक और इससे दूर हो, तो उस पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान एक समान रहेगा। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों को अपने क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, और यही सबसे ज्यादा
पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लगा लेना भी हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग किस हेतु किया जाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने हेतु इनका उपयोग किया जाता है, उत्पन्न करने हेतु उपयोग इनका किया जाता है। ठीक है। तो अब देखो, आप देखोगे भी, अभी अपने इसको सिद्ध भी करेंगे भी, इनके मध्य जो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसका मान चेंज नहीं होता। चाहे आप इसके मध्य कोई भी बिंदु ले लो, उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही रहेगा जितना दूसरे बिंदु पर है। ठीक है। तो अभी इसको प्रूव भी करेंगे, उससे पहले 2-3 पॉइंट पढ़ लो आप। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, आपके पास क्या है कि इन दोनों कुंडलियों के तल समांतर होते हैं। ये है पॉइंट कि दोनों कुंडलियों के तल समांतर होते हैं। अब तल क्या होता है? प्लेन। प्लेन मतलब कि अगर मान लो ये एक कुंडली है आपके पास, तो इस कुंडली से गुजरने वाला ऐसा सीधा तल, ठीक है, मान लो इसमें से आप क्या गुजार रहे हो, ऐसे कोई प्लेन गुजार रहे हो, तो वो प्लेन मान लो एक कुंडली ऐसे पड़ी है एक ऐसे पड़ी है, तो वो दोनों के क्या होंगे? समांतर होंगे ऐसे। ठीक है, दोनों कुंडलियों के तल समांतर होंगे। ऐसे नहीं भी एक कुंडली आपने ऐसे रख दी, दूसरी आपने ऐसे रख दी, दोनों कुंडलियां ऐसी होंगी, मतलब दोनों के तल समांतर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि दोनों कुंडलियां श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती हैं। किसमें जोड़ते हैं अपने इनको? श्रेणी क्रम में संयोजित। अब ये क्यों करते हैं अपने श्रेणी क्रम में संयोजित? क्योंकि दोनों कुंडलियों में अपने को धारा का मान समान रखना है, आई समान रखना है। इस कारण आपको पता है धारा का मान समान हमेशा श्रेणी क्रम में रहता है, तो दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसके लिए? आई को समान रखने के लिए। समझ आई बात? तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में किया जाता है। समझ आई बात? अब अपने इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है वो देखो कि आपको क्या है कि जैसे मान लो कोई भी अगर आप बिंदु लेते हो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के लिए, मान लो बीच वाला बिंदु इसके ले लिया आपने, ये वाला बिंदु ले लिया, तो इससे r/2 दूरी और इससे भी क्या है, ये r/2 दूरी पर ये वाला बिंदु स्थित है। ठीक है। तो अब देखो आप क्या करते हो कि आपको पता है कि जब आप r/2 दूरी पर कोई बिंदु लेते हो तो तब क्या होता है, उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है आपने निकाल रखा है। ठीक है। वो निकाला हुआ मान क्या है कि आप यहाँ पे ले लो, लिख लो, थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखवा देता हूं मैं एक बार। तो अब देखो देखो क्या है कि थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं क्या है वीडियो को रोक के फिर लिख लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाए तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो कुंडलियों के मध्य अपने पी बिंदु ले लिया जो दोनों से r/2 दूरी पर स्थित है। तो प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मान लो इस पी बिंदु पर प्रथम कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आप क्या है ये वाला सूत्र लिख लेते हो। और ये सूत्र आया कहां से? जब आपने x बराबर r/2 दूरी रखी थी। ठीक है, x बराबर r/2 दूरी रखी थी, तो तब आपने क्या किया था, जो पिछला टॉपिक था इससे उसमें, तो ये वाला फॉर्मूला आपने निकाला था। समझ आई बात? तो अब आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूला जब अगर मान लो पेपर में आ जाए तो पेपर में आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। एक कुंडली के लिए, दूसरी के लिए आप सीधा रख सकते हो। ठीक है, आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला सारा रख के म्यू नॉट NI r²/2 r² प्लस x² की पावर 3/2 उसमें x बराबर r/2 रख के फिर आपको सारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको दे दी समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो द्वितीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 जो है वो भी आपका म्यू नॉट NI 4 म्यू नॉट NI अपॉन 5√5 r, ये समीकरण नंबर 2। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र या परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको इसकी दिशा पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर ही आप परिणामी निकाल सकते हो। तो आप देखो दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, और कुंडली में जब धारा प्रवाहित हो रही हो तो तब आप क्या करते हो, दाई हथेली का नियम लगाते हो। तो आप डायरेक्ट पूरी कुंडली के लिए लगाना है तो दाई हथेली का नियम लगा लो। अब देखो
इसमें क्या है, ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला, आगे वाले भाग में धारा ऐसे जा रही है, पीछे वाले में ऐसे। तो ऐसे ही उंगलियों को मोड़ो धारा की दिशा में, धारा ऐसे जा रही है इसमें, तो उंगलियों को मोड़ो। तो अंगूठा देखो, ये कुंडली यहां पर पड़ी है, तो अंगूठा इस साइड धारा की दिशा दिखा रहा है। तो प्रथम कुंडली के कारण जो धारा की दिशा है B1 वो इधर आ रही है, ठीक है। अब बिल्कुल द्वितीय कुंडली भी आपकी ऐसी पड़ी हुई है और उसमें भी धारा की दिशा यही है, तो द्वितीय कुंडली के कारण भी B2 क्या है, इस दिशा में आ रहा है। समझ आई बात इतनी? आप डायरेक्ट कुंडली के लिए लगा सकते हो, तो B2 का जो मान है, B2 भी आपका इधर ही आ रहा है, तो आप दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अगर मान लो B1 B2 की दिशा सेम ना आए, किसी कोण पर आए या और, फिर आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो B बराबर B1 प्लस B2, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 4 म्यू नॉट NI और अपॉन में 5√5R प्लस 4 म्यू नॉट NI और अपॉन में 5√5R। तो जब 5√5R आप क्या करोगे, इसका LCM लोगे, तो जो आपके पास आ जाएगा ये 4 और 4 8, तो ये आ जाएगा 8 म्यू नॉट NI और अपॉन में 5√5R। समझ आई बात? तो अब इसको देखो क्या करता हूं मैं, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। तो 2 को 2 से ऊपर नीचे गुणा करके मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं। देखो 8 दूनी 16 म्यू नॉट, सॉरी 16 और बटा में 5√5, ये वाला 2 मैंने इस 8 के साथ गुणा कर दिया, और ये है म्यू नॉट NI और अपॉन में 2R। नीचे वाला 2 मैंने R के साथ लगा दिया, 5√5 को यहां पर लगा दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो ये वाली वैल्यू है, ये किसके लिए है, जो B केंद्र पर होता है, B केंद्र, ठीक है। तो ये म्यू नॉट NI और अपॉन में 2R होता है B केंद्र, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो आएगा 1.432, √5 का मान यहाँ पे रख लो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.432 आएगा, और इनटू में B केंद्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, बी केंद्र वाला मान कभी चेंज नहीं होता कुंडली के लिए, और ये भी कांस्टेंट है, तो बी का मान भी कांस्टेंट, क्योंकि कुंडली का केंद्र पॉइंट पर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान वही रहेगा। जितना देर आप दूरी नहीं चेंज करते केंद्र से, तब तक आप क्या है, पॉइंट की पोजीशन नहीं चेंज करते, तब तक चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज नहीं होगा। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों का गुणा से अपने पास क्या आ जाएगा, तो कि ये अपने पास कांस्टेंट राशि आ जाएगी। तो स्पष्ट है कि जो क्या होता है, आप ये भी कह सकते हो कि जो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, बी का मान है, वो केंद्र का 1.432 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, भी सिद्ध कीजिए कि जो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, वो केंद्र का 1.432 गुना होता है। या आपको 16/5√5 गुना भी आ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला सारा डिराइव करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। समझ आई बात? अब इसका एक ग्राफ रहता है, एक बार इसको देख लो आप, फिर अपने इसका ग्राफ करते हैं, और ग्राफ में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार दोनों कुंडलियों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कांस्टेंट रहता है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपने आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, ग्राफ पूरी तरीके से सही तो नहीं बना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे बनने चाहिए थे, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन गया। तो चलो कोई बात नहीं है, आप दोनों को एक जैसा समझना। अब समझो कि कुंडलियों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो एक समान क्यों रहता है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। कि मान लो देखो, ये पहली कुंडली का ग्राफ है और ये दूसरी कुंडली का ग्राफ है, ठीक है। तो पहली कुंडली के लिए देखो x बराबर 0 यानी मूल बिंदु ये वाला है, और दूसरी कुंडली के लिए जो मूल बिंदु है वो ये वाला है। समझ आई बात? तो अब पहली कुंडली के लिए जो r/2 दूरी पर बिंदु होगा, दूसरी कुंडली के लिए वो -r/2 दूरी पर होगा। क्योंकि देखो, दोनों के सेंटर को अगर मूल बिंदु मानोगे तो एक के लिए दूरी इधर जाएगी और एक के लिए मूल बिंदु से दूरी इधर जाएगी, ठीक है। तो मूल बिंदु से जब इधर जाती है दूरी तो प्लस लेते हो, और इधर जाती है तो माइनस लेते हो, ठीक है। तो इस कारण क्या है, एक कुंडली के लिए जो मान प्लस का होगा दूसरी के लिए माइनस का हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि देख लो, मान लो आप कोई भी बिंदु लेते हो इस दूरी के मध्य में, यानी ये दोनों केंद्र है, दोनों का केंद्र वाला बिंदु है, ये इस कुंडली का भी केंद्र वाला है और इस कुंडली का भी केंद्र वाला है। तो इन दोनों के मध्य कोई भी बिंदु ले लो, मान लो मेरे को यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है इस बिंदु के लिए,
ये बिंदु कितनी भी दूरी पर हो सकता है, r/3, 3r/4, 4r/5, जितनी मर्जी दूरी पर हो। तो अब इसके लिए इस वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र देखो, इस वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र ये वाला आ रहा है, यानी ये, ठीक है। B1 का मान मान लो, इसको B2 का मान कह सकते हो आप, क्योंकि B1 इधर वाली है, B2 इधर वाली है, ये B1 कह सकते हो, B1 और B2 कह सकते हो, ठीक है। तो B2 का मान इसके लिए बहुत ही ज्यादा कम है, समझ आई बात, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। तो B2 का मान आप ग्राफ पर पॉइंट ही देखते हो, लेकिन अगर मैं B1 की बात करूं तो इस बिंदु के बिल्कुल सीध में यहां पे B1 है, जो ये B1 का मान है इस वाले ग्राफ का, तो B1 का मान बहुत ज्यादा है, तो B1 का मान बहुत ज्यादा है, ठीक है, और B2 का मान क्या है, बहुत कम है। लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या आएगी, एक अपने पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी मान सकते हो आप। मान लो यहां पर इसका मान 2 है और इसका मान 10 है, तो 10 + 2 12 आ गया, 12 टेस्ला इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है। अब बिल्कुल क्या है कि अगर मैं यहां पर बिंदु ले लेता हूं कोई, तो इस बिंदु की सीध में अगर पहले ग्राफ पर देखो, अब ये देखो, ये पहला ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, ये पहले ग्राफ की लाइन है ये वाली, समझ आई। तो इस ग्राफ पर ये वाला बिंदु बिल्कुल यहां पर मिलेगा अपने, ठीक है। लेकिन अगर यही बिंदु इस दूसरे ग्राफ की बात करूं, इस वाले की, तो इसके इस पॉइंट पर मिलेगा अपने को। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो ये वाला जो बिंदु है, ये पहले ग्राफ के लिए तो क्या है, 3 टेस्ला है, और इसके लिए 9, तो लगभग 12, यानी कि एक कुंडली के लिए जिस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, जिस बिंदु के लिए दूसरी कुंडली के लिए उतना ही ज्यादा होगा। कारण पता है क्या है, कि दो कुंडलियां हैं, अगर मान लो इस कुंडली के नजदीक बिंदु है, तो इसके कारण इस बिंदु पर, इसके कारण इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इससे कम दूरी पर है। लेकिन इधर वाली से ज्यादा दूरी पर हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस बिंदु को अगर इसके नजदीक कर दूं, यहाँ पे P बिंदु को यहाँ कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु इस कुंडली के तो नजदीक आ गया और इससे दूर चला गया, लेकिन दोनों कुंडलियां है तो सेम ही, तो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, लगभग बराबर सा रहेगा। तो अपने ऐसे ही बिंदु लेते हुए और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने की, मान लो 2 यहाँ पे है और ये 9 है, तो 12 वाला बिंदु अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे बिंदु आते जाएंगे आपको, बस थोड़ा थोड़ा मान चेंज होता जाएगा, लगभग समान सा रहेगा, ऐसे बिंदु आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वाला बिंदु है आपके पास, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत मुड़ेगा, ऐसे पूरा सीधा तो नहीं रहेगा। तो ये भी ग्राफ है, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है अपने पास, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का ग्राफ। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, दोनों बिंदु कुंडलियों के मध्य में ही लिखना है आपको, तो मध्य के लिए होता है, तो मध्य के लिए बना दो आप, बस बीच में से ऐसा सा आ जाएगा ग्राफ, लगभग सेम सीधी रेखा सा रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट तभी होता है जब सीधी रेखा रहे, अगर ऊपर नीचे हो गया तो मान क्या आ जाएगा, चेंज। तो ये क्या है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, किसके लिए, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के लिए। तो ये आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था बच्चों, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखो इसमें एक चीज आपके दिमाग में ये आ सकती है, वो भी समझ लो, कि सर आपने मध्य बिंदु ही क्यों लिया, आप यहाँ पे ऐसे भी तो ले सकते थे r/3 और दूसरा 2r/3 बिंदु, ठीक है, ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपको r/3 के लिए μ0 n/r² + x² वाले फॉर्मूले 3/2 पावर वाले से r/3 के लिए चुंबकीय क्षेत्र B1 निकालना पड़ेगा, 2r/3 के लिए B2, इस सूत्र को 2 बार लगाना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मान यही आएगा, मान यही रहेगा। आप निकाल भी सकते हो, आप मान लो एक बिंदु r/4 ले लो और दूसरा 3r/4 ले लो, दोनों के लिए पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालो, μ0 NIr²/2 r² + x² की पावर 3/2 फॉर्मूले से दोनों के लिए निकालो, तो वो दोनों मान आपके लिए क्या आ जाएंगे, जो आएंगे उन दोनों को जोड़ के देखो, तो जो मान आप इसके लिए निकाल रहे थे वही इसके लिए आएगा, वही r/2 के लिए आएगा, लगभग समान सा मान रहेगा। तो इस कारण अपने कह सकते हैं कि जो हेल्महोल्ट्ज कुंडली है उनके मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का। मेरे से डायग्राम ऐसे से ही बनते हैं, टूटे फूटे से, आप समझ लेना, बस आपको समझ आना चाहिए, मेन चीज ये है, अपने को सुंदरता से कुछ नहीं लेना, समझ आना चाहिए टॉपिक आपके, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है। तो इसको रफ कॉपी में बना के देखना। मेन चीज हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों में क्या होती है, सबसे पहले कहते किसे हैं, फिर इसकी जो यूज है वो, और ये किसका ग्राफ, या फिर ये वाला क्वेश्चन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग में लिखवा दिया था। कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, समझ आई बात। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बनने थे, छोटे में आया तो इसका यूज आएगा, बड़े में आया तो आपको ये आ जाएगा भी इसको सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो बच्चों। तो ये आपका आज का टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।